नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के अमरोहा में एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान पिस्टल से कई राउंड हर्ष फायरिंग की गई, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। हर्ष फायरिंग करने वाला मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का पदाधिकारी बताया जा रहा है। इस दौरान किसी ने उन्हें रोकने टोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। कार्यक्रम में मौजूद रहे विधायक अपने सामने फायरिंग होने की घटना से इनकार कर रहे हैं। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि नगर के एक बैंक्वेट हॉल में समाज सेवी की ओर से कंबल और लिहाफ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए थे। कंबल और लिहाफ वितरण के बाद सभी लोग बैंक्वेट हॉल से निकल रहे थे, तभी मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के एक पदाधिकारी ने पिस्टल से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई फायरिंग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि विधायक इस घटना से पहले कार्यक्रम स्थल से जा चुके थे। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने फायरिंग करते हुए का वीडियो बना लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया कि लिहाफ वितरण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक व्यक्ति द्वारा हर्ष से फायरिंग करने की बात सामने आई है। मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है। मामले में सत्यता पाई जाती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने अपने सामने फायरिंग होने की घटना से इनकार किया है। और अभी आपने कार्यक्रम से निकलते ही फायरिंग करी और आपके सामने एक युवा कार्यकर्ता ने भी फायरिंग करी, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये शासन प्रशासन का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हर्ष फायर किया जाए, क्योंकि उस पर लगाम हम भी सब इंस्पेक्टर के नाते हमें भी आदेश थे कि हर्ष फायर रोकी जाए। लेकिन ये बताएं, जब मान लो ये लाइसेंस लिए गए हैं तो खुशी में फायर नहीं करेंगे, क्या हम मौत गम में फायर करेंगे क्या? तो सरकार ने जो नियम बनाया वो हर्ष फायरिंग का गलत बनाया है? नहीं, गलत नहीं कह सकते हम, लेकिन आपके द्वारा जो हर्ष फायरिंग की गई है, सरकार ने जो नियम बनाया है वो इसलिए बनाया है कि लोग शराब पी करके फायर न करें, जिससे कोई घटना घटित होती है। ये आए दिन की बात है। जिस पे लाइसेंस है वो बिना शराब पी कर हर्ष फायरिंग कर सकता है? कर नहीं सकता, और कर तो सकता ही है, और क्या करेगा अच्छा नहीं करेगा, तो आप भी बताएं। तो ये जो हर्ष फायरिंग हुई है आपकी निगाह में सही है? हमारी निगाह में सही है, कोई घटना घटित नहीं हुई है। ये थाना हसनपुर में एक 336 IPC और 30 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति अपने लाइसेंसी असलहे से एक सार्वजनिक समारोह में 3 फायर किया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। न्यू आगरा की लॉयर्स कॉलोनी में हिंदुस्तान लीवर कंपनी के गोदाम में 14,40,000 रुपए की लूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि कंपनी का ही पूर्व कर्मचारी आकाश निकला। आपको बता दें कि सूर्य अपार्टमेंट निवासी प्रवीण बंसल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अपार्टमेंट के सामने ही उनका ऑफिस और गोदाम है। शनिवार शाम तकरीबन 8 बजे गोदाम पर प्रवीण की पत्नी शालिनी बंसल, कंप्यूटर ऑपरेटर ललित रावत और चौकीदार करण सिंह मौजूद थे। इसी दौरान 2 बदमाश आए और तीनों को बंधक बनाने के बाद रुपए लूट लिए। मुकदमे में 13 लाख रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि प्रवीण बंसल ने 14,40,000 रुपए लूटने की बात बताई थी। SSP बबलू कुमार ने बताया कि लुटेरों की धरपकड़ के लिए SP सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद के नेतृत्व में टीम को लगाया गया था। आरोपी शास्त्रीपुरम होते हुए मथुरा भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस के घेरने पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि कानपुर देहात के गांव रनिया निवासी मामा के बेटे विजय साहू उर्फ ईसू के साथ मिलकर हिंदुस्तान लीवर कंपनी के गोदाम में लूट की थी। आकाश से 9 लाख रुपए, 1 बाइक, तमंचा, 2 कारतूस, 2 मोबाइल, 1 बैग, नकली पिस्टल और 1 DVR बरामद की गई। वहीं ईसू के पास से 1,74,000 रुपए, नकली पिस्टल, 1 मोबाइल बरामद हुआ है। SP सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि आकाश गुप्ता तकरीबन 3.5 साल पहले प्रवीण बंसल के गोदाम में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता था। उसने नौकरी छोड़ने के बाद अपना खुद का व्यापार किया,
लेकिन व्यापार चल नहीं सका। इस कारण उस पर कर्ज हो गया। लॉकडाउन होने पर कर्जदार उसके घर के चक्कर काटने लगे। इस कारण वह अपने घर से अलग शास्त्रीपुरम में कमरा लेकर रहने लगा। उसे तकरीबन 6 लाख रुपए उधार के चुकाने थे। यह कर्ज चुकाने के लिए उसने लूट की योजना बनाई। घटना से 15 दिन पहले कई बार रेकी भी करने आए थे। उन्होंने पैदल ही घटना का प्लान बनाया। उसने एक तमंचा खरीदा। डराने के लिए 2 नकली पिस्टल भी लेकर आए। आकाश को पता था कि शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहती है, इस कारण गोदाम में आने वाला कैश रखा रहता है। इसलिए अपने परिचित ईशू साहू के साथ वारदात की साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों से 10,74,000 रुपये बरामद किए हैं, जबकि मुकदमा 13 लाख रुपए लूटने का लिखाया गया था। हालांकि प्रवीण बंसल का कहना था कि गिनती में कैश 14,40,000 रुपये कम निकला है। देखिए, विगत दिनों जो घटनाएं कुछ बढ़ी थी, जिसके क्रम में पूरे शहर में एसपी सिटी के नेतृत्व में चेकिंग की कार्रवाई चल रही थी। अभी उसी चेकिंग और के दौरान जो है एक अपराधी जो भागा है और उसके उपरांत जो है उसने जब फायरिंग की है पुलिस पार्टी पर, तो पुलिस की जो हमारी टीम थी उसने जवाबी फायर में किया, जिसमें कि उस अपराधी को पैर में गोली लगी है और उस अपराधी को तत्काल जो है उपचार के लिए भेज दिया गया है। अपराधी से पूछताछ में उसने अपना नाम जो है आकाश बताया है और उसके पास से यहाँ एक मोटरसाइकिल, अवैध असलहे और एक बैग बरामद हुई है। जो आपको मालूम है, कल थाना कमला नगर में एक जो हिंदुस्तान लीवर की जो गोदाम थी, वहाँ से तमंचे असलहे के बल पर जो है कुछ पैसे, करीब 13 लाख की लूट हुई थी। वो पैसे उसी बैग में और कुछ कागजात सहित जो है इसके पास से बरामद हुआ है। यह अभियुक्त अपना नाम जो है आकाश गुप्ता बताया है और इसने पूरी घटना को कबूल की है। जो बेसिक पूछताछ हुई है और अभी डिटेल पूछताछ होगी। इसका एक साथी है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है और जो अन्य पैसे हैं, लूट के पैसे और अन्य कागजात हैं, वो बरामद किए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर एसपी सिटी के नेतृत्व में हमने कई टीमें लगाई थी और आज हमें ये सफलता मिली है, जिसमें इस घटना का अनावरण होते हुए कुल तकरीबन जो है करीब 8 से 9 लाख रुपए जो है बरामद हुए बैग में, जिसकी अभी गिनती की जा रही है। अन्य अभिलेख जो है वो भी मिले हैं और अभियुक्त से डिटेल पूछताछ उसके उपचार के उपरांत की जाएगी। तो उसे पड़ा गया, क्या वो एक्स एम्प्लॉई है उस गोदाम का? ये जो आकाश गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो पुलिस के जवाबी हमले में घायल हुआ है, यह व्यक्ति पूर्व में जो बंसल जी हैं जिनकी वो गोदाम थी, उसके यहाँ पहले कार्यकर्ता था और उसी ने ये करीब अपने घर से करीब 8-9 महीनों से जो है फरार भी था, काफ़ी कर्जे भी थे और उसी ने जो है उसकी लूट की घटना को प्लान किया और कल रात को इस घटना को कारित किया। जिस प्रकार से वो परिचित बनकर अंदर गया और कुछ शब्द ऐसे बातचीत की है, वो सभी चीज़ें मिलती जुलती हैं और जिसके कारण संदेह इस पर हमारी टीम को भी था और वहाँ के एम्प्लॉई को भी था, जिसकी हम लोगों को जो है जिसकी पहचान करने के लिए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें भी लगी हुई। वित्त विहीन विद्यालयों के अध्यापकों को 9 माह से मानदेय नहीं मिला है। इसके लिए ना तो सरकार पहल कर रही है और ना ही प्रबंधक। ऐसे में शिक्षकों की दशा मनरेगा मजदूरों से बदतर हो गई है। सरकार जब तक शिक्षकों की मांग पूरी नहीं कर देती तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यह बयान सोमवार को वाराणसी खंड शिक्षक क्षेत्र से शिक्षक सदस्य विधान परिषद लाल बिहारी यादव ने दिया। वे चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ के नेहरू हॉल में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। लाल बिहारी यादव ने कहा कि वर्तमान समय में संगठन के शिक्षकों का परिवार कैसे चल रहा है, इसका हाल वही बता सकते हैं। मैं अपना पूरा जीवन उनकी बेहतरी के लिए अर्पित करता हूं। जब तक वित्त विहीन शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मंच से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव अपनी सरकार में शिक्षकों को 200 करोड़ रुपए मानदेय के लिए स्वीकृत किए थे, उनका सम्मान भी रखा।
लेकिन वर्तमान योगी सरकार दमन अत्याचार कर रही है, हमारी बातें नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कहा कि वित्त विहीन शिक्षक आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता है। आज उनका जीवन यापन करना भी दूभर हो गया है। जो रोजी पा करके भी रोटी के लिए मोहताज हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए सर्वप्रथम सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि उनकी व्यवस्था सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था, उनकी सेवा नियमावली बनाने की व्यवस्था करें। अच्छा, उनकी पेंशन से लेके जो भी जितनी भी लड़ाई है उसको किस तरीके से आप द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी? देखिए, पुरानी पेंशन पर हमारा स्पष्ट व्यू है। हमारा कहना है कि अगर नई पेंशन सबसे बेहतर अगर सरकार मानती है तो उसको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सब पर लागू करें। अगर आधे अधूरे लोगों पर लागू हो रही है और जिसका विरोध पूरे प्रदेश और देश में हो रहा है, तो इसको समाप्त कर पुरानी पेंशन की योजना को पूरे प्रदेश और देश में लागू करें। इटावा में मंडी निरीक्षक का बिना गेट पास के लहसुन से भरी गाड़ी निकालने के नाम पर आड़तिया से रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। वैसे ही वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मंडी सचिव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर मंडी निरीक्षक को निलंबित कर दिया। इटावा नवीन मंडी में मंडी निरीक्षक सौगेंद्र सिंह की ड्यूटी गेट पर थी। उसी समय ड्यूटी के दौरान लहसुन व्यापारी से बिना गेट पास के लहसुन से भरी गाड़ी निकालने के नाम पर रिश्वत लेने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद मंडी समिति में हड़कंप मच गया। इस मामले में मंडी सचिव अनिल कुमार ने बताया कि ये वीडियो मिल गया है जो वायरल हुआ है। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, जहां से उसको निलंबित कर दिया गया। इनको इटावा से हटाकर फरकाबाद मंडी में अटैच किया गया है। वहीं नवीन मंडी पर निरीक्षण करने पहुंचे कानपुर मंडल के कमिश्नर ने वायरल वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच के लिए इटावा डीएम को बोला गया है। 11 हो जाते, एक और एक 11 होते हैं। कहीं नहीं, हम तो दोनों मिलके अब हम पोगे फीलिंग, अब एक पोगे फीलिंग 100 रुपया बस। और अगले पोगे फीलिंग इनका नहीं नहीं 1000 है बाबू जी, 1000 है बाबू जी, बाबू जी 1000 है। ये वीडियो मुझे आज ही मिला है, सुबह वायरल हुआ है। वैसे ही मैंने देखा, ये मुझे कुछ संदेह लगा है। मैंने उच्च अधिकारियों को लिख दिया गया और उनको वहाँ से निलंबित कर दिया गया है और इनको यहाँ से हटा के फरकाबाद मंडी में अटैच कर दिया गया है। जो पैसे लेते क्या उनका नाम सौगंध सिंह, मंडी निरीक्षक हैं। हाल ही में ये प्रमोट हुए हैं। पहले ये मंडी सहायक थे, इनका भी 1 महीने पहले प्रमोशन हुआ था और इस समय वो मंडी निरीक्षक के पद पर थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एकल इस्तेमाल वाली प्लास्टिक के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर मीडिया अभियान चलाने का आह्वान किया है। विजयवाड़ा में केंद्रीय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पर्यावरण और विकास को संतुलित करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद विकसित करने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को प्लास्टिक उत्पादों के निपटाने के तरीके में बदलाव लाने के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि समस्या प्लास्टिक के साथ नहीं है, बल्कि समस्या प्लास्टिक के प्रति हमारे दृष्टिकोण में है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति सालाना खपत 12 किलोग्राम है। उपभोक्ता प्लास्टिक में हम दुनिया के सर्वोच्च 5 देशों में हैं। 30,000 से अधिक प्लास्टिक इकाइयाँ 40 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं। फिर भी प्लास्टिक कूड़े का प्रबंधन आज समय की मांग है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चिंता जताई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान का भी दौरा किया। Longevity and durability have posed several challenges to our environment. This is also an important aspect. Convenience items that are intended for single use are being continuously discarded to the landfills
littering and our landscapes, thereby creating threats for aquatic and marine life. If you go to the beaches, some of the beaches you can find plastic finding a way and then sea trying to throw it. So it is affecting the biotic life. And also improper littering habits and lack of awareness on plastic waste management has resulted in many environmental hazards. Bad management in many ways have created health hazards, environmental hazards. The solution is not to avoid plastics, but to ensure that it is used responsibly and recycled properly. People's mindset will change only through sustained awareness campaign, continuous awareness, जन जागृति, ये बहुत जरूरी है. जनता में जागृति पैदा करें तो तभी परिवर्तन होगा. अदरवाइज केवल सरकार का प्रयासों के द्वारा आप सफल नहीं हो पाए. गाजियाबाद जिले के लौनी में बेखौफ बदमाशों ने हत्या की एक खौफनाक वारदात को दिन दहाड़े सड़क पर अंजाम दिया. बदमाशों ने एक शख्स को लोहे की रॉड और सरिये से पीट कर सबके सामने मौत के घाट उतार दिया. जी हां, यह पूरा मामला लौनी थाना क्षेत्र का है. आपको बता दें कि हमलावरों ने एक युवक को ऑटो से उतारकर बीच सड़क पर लोहे की रॉड और सरियों से पीटना शुरू कर दिया. वो लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने आगे नहीं आया. वारदात का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये पूरी वारदात देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. घटना लौनी के DLF अंकुर बिहार रोड की है. हमलावर दो थे. दोनों हाथों में लोहे की रॉड और सरिया और तमंचा थामे थे. आरोपियों ने उस शख्स को ऑटो से जबरन बाहर निकाला और इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और पीड़ित को GTB अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान अजय के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान गोविंद के तौर पर हुई है, जो एक शातिर अपराधी बताया जा रहा है. मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि आरोपी का नाम गोविंद है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर अजय पर जानलेवा हमला किया है और उसकी मौत हो गई. इस वारदात से पहले भी वो कई बार झगड़े कर चुका है, लेकिन पुलिस ने आरोपी गोविंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी. इस वारदात ने एक बार फिर गाजियाबाद की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बात बात पर बदमाशों का एनकाउंटर करने वाली यूपी पुलिस का खौफ गाजियाबाद के बदमाशों पर दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सरेआम जनता के बीच ऐसी वारदातों को अंजाम देकर अपना खौफ पैदा कर रहे हैं और पुलिस जांच की बात कहकर अपना पीछा छुड़ा रही है. थाना लोनी क्षेत्र में आज गोविंद नाम के व्यक्ति ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अजय नाम के व्यक्ति के सर पर लोहे की रॉड से वार किया. अजय को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई. इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है. आक्रोशित किसानों ने 24 घंटे के भीतर जियो के 90 मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इससे हजारों मोबाइल ठप हो गए. पिछले 2 दिनों में पंजाब में किसानों ने 1500 जियो के मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त किया है. अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टावरों को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर ने मोबाइल टावरों को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की थी, जिस पर मुख्यमंत्री किसानों से अपील कर चुके हैं कि मोबाइल टावरों को नुकसान न पहुंचाएं. इसके बाद भी किसान मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार अब तक पंजाब में जियो के 1500 मोबाइल टावरों को किसानों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा चुका है. इस दौरान आक्रोशित किसानों ने टावरों को संचालित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की. इस समय पूरे पंजाब में जियो के करीब 9000 से ज़्यादा मोबाइल
टावर संचालित हो रहे हैं। टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अनुसार टावरों के कनेक्शन बाधित होने से पंजाब के अधिकांश जिलों में 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में दूरसंचार सेवा बाधित हुई हैं। किसान लगातार टावरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने 1600 मोबाइल टावरों को संचालित करने में उपयोग होने वाली केबल को जला दिया। जालंधर के लंबा पिंड रोड पर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने इकट्ठा होकर जियो के 4 टावरों की बिजली काट दी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी, लेकिन उन्होंने टावर बंद करवा रहे किसानों को नहीं रोका। इस दौरान किसानों ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने लंबा पिंड रोड और आसपास लगे कई टावरों के मालिकों को इन्हें बंद करवाने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कंपनियों को चेतावनी दी कि इन्हें दोबारा चालू करवाया गया तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से देश में माल ढुलाई की सुविधा बढ़ेगी। EDFC का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मालगाड़ी चलाई जा सकेगी। यात्री ट्रेनों की वजह से अभी मालगाड़ियों को इतनी दूरी तय करने में कई बार पूरा दिन लग जाता था। यात्री ट्रेनों को पास देने के लिए मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पहले से मौजूद ट्रैक पर सामान्य दिनों में करीब 170 से 200 मालगाड़ियां जबकि 375 यात्री ट्रेनें दौड़ रही थीं। मालगाड़ियां स्थानांतरित होने से ट्रैक यात्री ट्रेनों के लिए रह जाएगा, जिससे ट्रेनों के लेट होने की संभावना कम होगी और रफ्तार में भी इजाफा होगा। पूर्वी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर यानी कि EDFC 1856 किलोमीटर लंबा है। ये लुधियाना के पास से साहनेवाल से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होगा। सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, औद्योगिक शहर है। इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में JNPT को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसी तरह उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाले ऐसे विशेष रेल कॉरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। भाई और बहनों, मालगाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा, हमारा सामान
पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान, अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। विशेष तौर पर औद्योगिक रूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को ये फ्रेट कॉरिडोर नई ऊर्जा देने वाला है। इसका करीब करीब 60% हिस्सा यूपी में है, इसलिए यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को इससे लाभ होगा। देश और विदेश के उद्योगों में जिस प्रकार यूपी के प्रति आकर्षण बीते सालों में पैदा हुआ है, वो और अधिक बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ किसान रेल को भी होने वाला है। कल ही देश में 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपज को देश भर के बड़े बड़े बाजारों में सुरक्षित और कम कीमत पर पहुंचाना संभव हुआ है। अब नए फ्रेट कॉरिडोर में किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। ब्रिटेन में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में दहशत है। भारत में इस वायरस को लेकर हलचल के बीच बुरी खबर है। ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में कहर मचाने वाला कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन अब भारत आ गया है। दरअसल ब्रिटेन से लौटने वाले 6 मरीज कोरोना वायरस के इस म्यूटेंट से संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी लोगों को सिंगल आइसोलेशन रूम में रखा गया है। इनसे संपर्क में आए करीबी लोगों को भी क्वारंटाइन में रखा गया है। गौरतलब है कि 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच कुल 33,000 यात्री उत्तराखंड से भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर आए थे, जिनमें से अभी तक 114 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके सैंपल को जब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो 6 में नया स्ट्रेन पाया गया। बता दें कि इससे पहले सोमवार को कनाडा के ओंटारियो में कोरोना वायरस के उस नए रूप स्ट्रेन के एक और मामले की पुष्टि हुई। सबसे पहले इसका ब्रिटेन में हाल ही में पता चला था। यहाँ एक दंपत्ति के इस बीमारी से पीड़ित होने का मामला सामने आया था। ओंटारियो के संयुक्त मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बारबरा याफ के मुताबिक डरहम निवासी दंपत्ति के कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और वे दोनों अभी मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत सेल्फ आइसोलेशन में हैं। भारत और ब्रिटेन के अलावा स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में भी नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। वहीं फ्रांस में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसके अलावा डेनमार्क, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में भी कई लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। यह ब्रिटेन के नए स्ट्रेन से अलग है। वहीं कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर और नाइजीरिया में भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। तो अभी हमने 2 फ्लाइट्स जो रात को आई थी उनकी टेस्टिंग करी है, जिसमें अराउंड 470 पैसेंजर्स थे और उसमें से 5 पॉजिटिव हैं। वो सब जा चुके हैं। लेकिन जो अब नई फ़्लाइट्स आई हैं
उनकी रिपोर्टिंग चल रही है, बिकॉज हम तो रिपोर्ट्स 4 घंटे में रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स फिर हम दे रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को, एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलके फिर वो रिपोर्ट्स कैसे आगे पास कर रहे हैं, वो उनको गवर्नमेंट का मैंडेट आया है, वो देख रहे हैं। तो हमारी रिपोर्ट्स आराम से 4 से 6 घंटे में निकल रही हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वजह एक बन रही है जिसकी वजह से जितने भी पैसेंजर्स कल रात को आए हैं उनकी जो रिपोर्ट्स मिलने में या फिर उनको बाहर जाने में देरी हो रही है? हाँ जी, वो एक वजह हो सकती है जो हमें भी नहीं पता है, वो गवर्नमेंट का मैंडेट आया है, हम अपनी रिपोर्ट्स 4 घंटे में करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे रहे हैं। क्या कोई इस तरीके का इंस्ट्रक्शन है कि जो पैसेंजर्स यूके से आए हैं कल रात को उनको तब तक ना छोड़ा जाए जब तक कि सारे पैसेंजर्स का रिपोर्ट आउट हो जाए? हाँ जी, जब तक सारे पैसेंजर्स की रिपोर्ट नहीं आएगी कोई भी यूके पैसेंजर यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। एक्चुअली जो यूके वाले पैसेंजर्स हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है कि वहाँ एक नया कोविड वायरस स्ट्रेन आया है, तो उनके लिए एक अलग रैंप क्रिएट किया गया है जहाँ सारे पैसेंजर्स को उस रैंप पे ला रहे हैं। प्रॉपर PPP और प्रिकॉशंस लेकर टेस्टिंग हो रही है और लैब में आ रही है। वो सैंपल्स जो पॉजिटिव आए हैं उनको हमें NCDC को भेजना है, बिकॉज NCDC वहाँ जीनोम सिक्वेंसिंग करेगी ये पता करने के लिए कि ये स्ट्रेन अलग है कि नहीं है।